इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष प्रभात कुमार जी, मुझसे पूर्व जिनका वक्तव्य मैंने सुना, आदरणीय शिव प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दीनदयाल जी को जानना थोड़ा मुश्किल हुआ है। उसका एक कारण है। कारण यह है कि दीनदयाल जी जिस युग में उत्पन्न हुए और उन्होंने जो काम किया, वे काम लोगों के सामने न आए, इसकी पूरी व्यवस्था हुई थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग दीनदयाल जी को नहीं जानते। ऐसा है कि उन्होंने जो काम किया, उन कामों को नहीं जानते। उन कामों को क्यों नहीं जानते? उन कामों को इसलिए नहीं जानते कि कोई था जो उन कामों को देश के पटल पर नॉन इश्यू, अविषय बना रहा है। क्या थे वे अविषय? आप किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे से पूछेंगे कि आजादी के आंदोलन के 5 महापुरुषों के नाम बताओ, तो वो फटाफट चापा नाम बता देगा। महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, बोलेगा। लेकिन जो आजादी तथाकथित आई, उसके साथ देश का विभाजन हुआ। तो आप किसी को पूछो कि देश के विभाजन के खिलाफ अखंड भारत के लिए कौन कौन सक्रिय थे, नाम बताओ, तो आप पाएंगे कोई एक भी नाम नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? इसलिए नहीं बताएगा कि विभाजित भारत की सत्ता पर आसीन लोगों ने अपने मन के अपराध को छुपाने के लिए भारत के विभाजन को अविषय कर दिया था। और इसलिए इस अविषय बने विषय को जिसने विषय बनाया, अखंड भारत, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, आपने सुना, 1937 में कानपुर में महाविद्यालय में आए। याद कीजिए 1937 क्या है। 1937 से 1947 10 साल का भारतवर्ष के तब का राजनीतिक आंदोलन का इतिहास पढ़िए, आपको ध्यान आएगा उसमें आजादी की खास सामान्यतः बात ही नहीं। बात क्या है? बात यह है कि अंग्रेज कहते हैं हम जाएंगे, और हम जब जाएंगे तो हिंदुस्तान की सत्ता हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में आएगी। इसलिए भाई तय करो। क्या तय करो? कि आजाद भारत की सत्ता को हिंदू कितना भोगेंगे, मुसलमान कितना भोगेंगे, सवर्ण कितना भोगेंगे, दलित कितना भोगेंगे। सत्ता भोग के संघर्ष की कहानी है 1937 से 1947 के आजादी के आंदोलन की कहानी। परिणामतः भारत का। तो 1937 उसमें एक चुनाव हुआ था। आज लौटकर देखते हैं तो मन कहता है कि काश वह चुनाव न हुआ होता, या उस चुनाव में भारत के नेता सहभागी न हुए होते। क्यों कहता हूं मैं ये बात? वह पहला चुनाव था जिसमें मुस्लिम समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। भारत के मतदाता को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया था। मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। यही वह चुनाव है जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी।
आज सोचते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय तो उस आंदोलन के साथ नहीं गए, लेकिन उस वक्त के लोग, उनके मन में ये क्यों नहीं आया कि यह अंग्रेज भारत के जन का बंटवारा कर रहा है, भारत के जन का मजहब के नाम पर बंटवारा कर रहा है। जैसे 1905 में बंगाल के विभाजन को तत्कालीन नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया, वैसे ही 1937 में भारत के मतदाता के विभाजन को भारत का तत्काल नेतृत्व स्वीकार न करता तो कितना अच्छा होता। और दीनदयाल उपाध्याय एक कॉलेज का विद्यार्थी नौजवान, उसके मन में आया यह गलत, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और इसी चिंतन में से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकत्व को स्वीकार किया। उनके जीवन को देखते हैं कि जब ये सब आंदोलन चल रहा था तब वे क्या कर रहे थे। उस काल में उनकी 2 पुस्तकें विख्यात। तब वो राजनीति में नहीं थे, तब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक। पहली पुस्तक है उनकी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी पुस्तक है उनकी जगतगुरु शंकराचार्य। इन दोनों पुस्तकों के लेखन में उनकी प्रतिभा, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी लेखन शक्ति, उनकी साहित्यिक क्षमता, वो सब प्रकट होती है। साहित्यकार दीनदयाल पर विचार करेंगे तो उनके इन उपन्यासों की चर्चा हो। पर उन्होंने उस वक्त देश के समाज को एक संदेश दिया कि यदि हमको इस देश की आजादी चाहिए तो कैसी चाहिए? हमको वैसी चाहिए जब देश पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। देश पर पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों का हुआ। देश पर आक्रमण तो हुआ, पर उस आक्रमण का प्रतिकार करने वाली देश की कोई सेना न थी। उस आक्रमण का प्रतिकार करने वाला कोई नायक न था। राजनीतिक रूप से यहां के राजे रजवाड़े बटे हुए थे, उनको देश की सुरक्षा की कोई गंभीरता नहीं थी। ऐसे में एक महापुरुष पैदा हुआ, पहला व्यक्ति, जिसका नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने पहली बार हिंदुस्तान की सीमाओं की राजनीतिक सुरक्षा के लिए नेतृत्व गढ़ा। जो नेतृत्व गढ़ा वो सामंती शासकों का नहीं था, राजाओं का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य एक गडरिये का बच्चा, उसको शिक्षित संस्कारित करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, यूनानियों को देश के बाहर निकाला। उस चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन देश के बच्चों को पढ़ने को दीजिए। उस चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन देश का जन पढ़े, उसमें से जो निकलेगी उसका नाम होगा आजादी। और इसलिए ये तो राजनीतिक बात हो, लेकिन क्या भारत राजनीति व्यक्त होता है? हमको राजनीतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, पर भारत राजनीति व्यक्त नहीं होता। भारत की व्यक्ति कैसे होती है? तो भारत की अभिव्यक्ति का नायक चुनते हैं जगतगुरु शंकराचार्य, जो देश के चारों कोनों में 4 तीर्थ स्थापित करता है, देश के संप्रदायों में झगड़ों को समाप्त करता है, जो वेदांत की बात करता है, अहम ब्रह्मास्मि की और पंचायतन की पूजा करवाता है। ऐसे महापुरुष जगतगुरु शंकराचार्य, उनकी दिग्विजय का वर्णन दीनदयाल उपाध्याय अपने इस उपन्यास में करते हैं। घटना चक्र आगे बढ़ते बढ़ते स्थितियां ऐसी होती है कि अंग्रेज चला जाता है और देश का बंटवारा हो जाता है, और दीनदयाल उपाध्याय भी इस प्रक्रिया में राजनीति के हिस्सा बन जाते हैं। जब वो राजनीति के हिस्सा बनते हैं, उसके पूर्व उनकी 2 पुस्तकें,
राजनीति का हिस्सा बनने के पहले की दो पुस्तकें हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और शंकराचार्य, और हिस्सा बनने के बाद की दो पुस्तकें हैं। पहली है अखंड भारत क्यों, और दूसरी है हमारा कश्मीर। ये कश्मीर का मुद्दा क्या है? कश्मीर का मुद्दा भारत विभाजन के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, और उस वक्त की जो स्थिति थी कि जैसे भारत विभाजन को अविषय बना दिया गया, 15 अगस्त के उत्सव को ऐसे मनाया गया कि जैसे विभाजन कोई मुद्दा ही नहीं। तो जैसे भारत विभाजन को अविषय बना दिया गया, वैसे ही कश्मीर को भी अविषय बनाने की योजना थी। जब मैं कह रहा हूं योजना थी, क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप 1952 में भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज को पढ़िए, आप 1952 के चुनाव के देश के नेताओं के भाषण पढ़िए, तो आप पाएंगे उसमें किसी में कश्मीर मुद्दा नहीं है। कश्मीर मुद्दा है तो केवल एक पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वह है भारतीय जनसंघ, जिसके महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जब दीनदयाल साहित्य हम पढ़ते हैं तो कश्मीर के बारे में निरंतर हिमालय से कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश में घूमकर, जब डॉक्टर मुखर्जी चले गए कश्मीर और कश्मीर के भारत विलय के लिए सत्याग्रह हुआ, तो सामान्यतः क्या होता है? कश्मीर के लोग करेंगे, आसपास के लोग करेंगे। दीनदयाल जी ने कहा नहीं, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे, आसपास पंजाब हरियाणा के लोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? तो सत्याग्रही तमिलनाडु से भी आएगा, आंध्र से भी आएगा, कश्मीर से भी आएगा, गुजरात से भी आएगा, राजस्थान से भी आएगा। तो आपको ध्यान होगा, अपने अपने एरिया में ध्यान कीजिए कि हर प्रदेश से कश्मीर में सत्याग्रहियों का जत्था रवाना हुआ। कश्मीर कश्मीरियों का नहीं। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था कश्मीर का भविष्य कश्मीरी तय करेंगे, और उसमें से उन्होंने जनमत संग्रह की बात की थी। तब दीनदयाल जी ने कहा था कश्मीर का भविष्य भारत तय करेगा, क्योंकि वह भारत का हिस्सा है। और उस वक्त जिस प्रकार से संविधान में 370 आई, उसके खिलाफ एक संघर्ष हुआ, और सौभाग्य से वो हम सब लोगों की आंख के सामने 2019 में पूरा हुआ। कश्मीर का इश्यू ये अखिल भारतीय इश्यू है, इसको नॉन इश्यू नहीं बने दिया जा सकता। इसका एक सफल उपक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। देश विभाजित हो गया, उसको अखंड होना चाहिए। अखंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो अखंड है। तो जो है तो कैसे होना चाहिए, क्या मतलब, जो है वो कैसे हो? तो दीनदयाल जी को पुस्तक पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि किसी प्रदेश के भारत न कहलाने से, पाकिस्तान बन जाने से देश नहीं बढ़ता। इस देश में तो हजारों रियासतें रही, हजारों संप्रभु रियासतों के बावजूद देश अखंड था। तो आज एक पाकिस्तान बनने से देश कैसे विभाजित हो गया? तो ये धरती का विभाजन नहीं है, ये मनों का विभाजन है। भारत में एक नहीं दो राष्ट्र है। इस द्विराष्ट्रीयता की मानसिकता का प्रतिनिधि है पाकिस्तान, इसलिए इस द्विराष्ट्र की मानसिकता का निषेध, यही अखंड भारत की साधना है। ये दीनदयाल जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए। ये सब हो रहा था। नव स्वतंत्र देश में बहुत बातें होती है, और पहली बात थी कि भारत का संविधान बन रहा था। आप कल्पना कीजिए, भारत का संविधान बन रहा था, संघ पर प्रतिबंध था, जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, राजनीति
संघ के कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं था। पर आज देखकर आश्चर्य होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस वक्त संविधान की बहस चलते हुए संविधान पर 5 आलेख लिखे, चलते हुए बहस हो गई, उसके बाद नहीं। तो बहस शुरू हुई तब यात्रा के पूर्व लेख लिखा, और संविधान जब पूर्ण हो गया तो संविधान का क्या करें इसके लिए लेख लिखा। आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा, और एक दुर्भाग्य रेखांकित होगा कि संविधान के बारे में जो चर्चा दीनदयाल जी ने प्रारंभ की थी 60s के बाद उस पर विराम लग गया। उस विराम लगने का दुष्परिणाम है कि आज संविधान के बारे में देश में अटपटी बातें हो, संविधान को कुरान और बाइबल बनाया जा रहा है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय संविधान के समय जब कहते हैं कि भारत का नाम इंडिया नहीं भारत होगा, भारत के संविधान की भाषा भारतीय होगी, भारत का संविधान संघात्मक नहीं एकात्मक होगा, भारत का संविधान जनपद और पंचायत तक विकेंद्रित होगा, भारत का संविधान केवल अधिकार प्रधान नहीं होगा, भारत के संविधान में भारतीयता परिलक्षित होगी। इन सब बातों को उन्होंने अपने उन आलेखों में लिखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब वो जरूर पढ़ें। संविधान बन गया, संसद सज गई। संसद सज गई तो संसद में कौन बैठे थे? तो संसद में जो सत्तारूढ़ कहलाते थे कांग्रेस पार्टी के लोग, उनका बहुमत था। कौन थे वे लोग? आजादी के आंदोलन के नायक माने जाते, पर अभी अभी उन्होंने देश के बंटवारे को स्वीकार किया था। देश के बंटवारे को स्वीकार करके सत्तासीन हुए लोग ये संसद में बहुमत नहीं। एक प्रकार से प्रछन्न द्विराष्ट्रवाद संसद में बहुमत नहीं। और नंबर 2 की पार्टी कौन थी? नंबर 2 की पार्टी थे वामपंथी। और वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि भारत में द्विराष्ट्र ही नहीं बहुराष्ट्रवाद है। तो प्रछन्न द्विराष्ट्रवादी और प्रत्यक्ष बहुराष्ट्रवादी ये भारत के संसद में छाए हुए हैं। एक डॉक्टर राम मनोहर, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बात थे, जनसंघ के 2 सांसद। उन्होंने वहां जो गैर वामपंथी और गैर कांग्रेस, उन सबको इकट्ठा करके 28 लोगों का एक संयुक्त डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। वह इस देश की राजनीति का पहला लोकतांत्रिक गठबंधन है। तो देश के सामने चुनौती थी, देश के सामने चुनौती थी कि भारत के संसद के पटल पर द्विराष्ट्रवाद और बहुराष्ट्रवाद की छाया समाप्त होनी चाहिए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजने चाहिए। यह कैसे होगा? यह कैसे होगा? यह तब होगा जब इस राजनीति का विकल्प आएगा। विकल्प कहां से और कैसे आएगा? विकल्प आना आसान थोड़ी था। क्यों नहीं था आसान? कि जिनके चेहरों पर आजादी के आभा मंडल चिपका दिए गए, वे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी, ये सब लोग सत्ता में बैठे थे। इनके सामने देश को विपक्ष गढ़ना था। इन सब जिनके मस्तिष्क, जिनके आगे आभा मंडल आजादी का, उनके सामने विपक्ष गढ़ना था मुश्किल काम था। और इस विपक्ष को गढ़ने का दायित्व जिस एक महापुरुष ने स्वीकार किया, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विपक्ष गढ़ा। क्या विपक्ष में गढ़ने से कोई काम होता है?
तो विपक्ष को विकल्प बनने में सक्षम होना चाहिए। जो विपक्ष विकल्प बनने में सक्षम नहीं होता, वह विपक्ष केवल भेदभाव उत्पन्न करता है। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने एक ऐसा विपक्ष खड़ा किया जो आज हम सब साक्षी हैं कि देश के सामने विकल्प बनकर खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ? दीनदयाल जी का कंट्रीब्यूशन जो देश को है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि देश को एक अखिल भारतीय पार्टी देना। तो कोई कहेगा अखिल भारतीय पार्टी देना क्या विकल्प हुआ? आजादी के बाद देश में बहुत पार्टियां बनी, बहुत पार्टियां बनी, पर उन सब पार्टियों में केवल एक ही पार्टी है जो अखिल भारतीय बन सके, और कोई पार्टी अखिल भारतीय नहीं बन सकी, और कोई पार्टी अपने वजूद को न समेट सकी। ये एक ही पार्टी है जो बन सकी। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि कोई दीनदयाल जी को माने न माने, दीनदयाल जी के विचार को माने न माने, पर जिन किसी की आकांक्षा है कि भारत में एक हम अखिल भारतीय पार्टी बनाएंगे, उनको दीनदयाल उपाध्याय के महामंत्री प्रतिवेदन पढ़ने चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय के महामंत्री प्रतिवेदन ये केवल पार्टी के और इतनी इकाइयां उतनी इकाइयां का वर्णन नहीं है, वो एक प्रकार से नेशनल डायरी। और पार्टी कैसे गठित होती है, हर प्रतिवेदन में आप पाएंगे कि पार्टी के ग्राफ का वर्णन करते हुए कि पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, इसका भी वर्णन करते हैं वो स्वयं। दीनदयाल उपाध्याय ने इतना लिखा, जब मैंने संपादन किया तो 15 खंड बने, पर वह 15 खंड तो 50 साल बाद बने। यदि उनका संपादन आज के 30 साल पहले हुआ होता तो शायद 30 खंड बने। इतना कैसे लिखा आदमी ने, कहां लिखा? सारे देश में घूम जाइए आप, व्यक्तित्व का वर्णन किया ने भी, आपको कोई कमरा नहीं मिलेगा जो कोई कहे कि यहां दीनदयाल जी रहते। संपूर्ण देश में कोई कक्ष नहीं है तो दीनदयाल जी का कहना है। कोई अलमीरा नहीं है जिसमें कहे जाते कि यहां इनकी किताबें रखे जाती। सब कहां रहता था? उनका होल डोल बहुत भारी होता था, किताबें उसमें होती, और वो पैसेंजर ट्रेन में घूमते थे। क्यों घूमते थे ट्रेन में? कि वो धीमी चलती है, लिखने का समय होता है, आज के समान तब भीड़ भी नहीं होती। तो थर्ड क्लास में बैठे हैं और लोकल ट्रेन है, वो समय लेगी तो पढ़ने का समय होगा, लिखने का समय होगा। और देश बहुत बड़ा है, देश में प्रवास करने वाले लोग थोड़े हैं, तो सब जगह जाना संभव नहीं है। पर यह ट्रेन सब जगह रुकती है, तो हर स्टेशन पर 4 मिनट 5 मिनट रुकेगी तो कार्यकर्ता वहां आएंगे, दीनदयाल जी गेट पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को 2-4 बात कह के चले जाएंगे। इस उपक्रम ने इस पार्टी को अखिल भारतीय बनाया। सत्ता में जो लोग आना चाहते हैं, राजनीति जो लोग करते हैं, उनके मन में कभी कभी ये होता है कि सत्ता में आके सब ठीक कर लें, एक बार जब सत्ता में आ जाए, संसद में घुस जाए, सब ठीक हो जाए। तो क्यों ना हम संसद में घुसने का उपक्रम करें। और इसलिए 57 में एक प्रस्ताव आया कि हम संपूर्ण देश में चुनाव लड़ते हैं और हमारी जमानतें जब्त होती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दल जिसने भारतीय राजकोष में सर्वाधिक जमानतें जमा करवाई है तो वह है भारतीय जनता संघ। जमानत जब्त होती है, फिर लड़ते हैं। तो कहा गया कि क्यों ना हम थोड़ा मध्य प्रदेश में, थोड़ा हिंदी बेल्ट में, जहां हमारा प्रभाव है, वहां हम लोग कंसंट्रेट करके संसद में अपनी संख्या बढ़ा लें। संपूर्ण देश में क्यों शक्ति केंद्रित करते हैं? तो दीनदयाल जी ने कहा नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते,
कैसा राजनेता है? तो कहता है कि हम चुनाव जीतने के कारण लड़ते, किसलिए लड़ते हैं? बोले चुनाव वह मौका है, चुनाव वह अवसर है जब हम लोगों के सामने अपना विचार और अपना नेतृत्व प्रस्तुत करते हैं। हम अपने कार्यकर्ता कैसे होते, हमारा विचार क्या है, इसको प्रस्तुत करने का यह अवसर होता है। इसलिए हम कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ेंगे, सब जगह चुनाव लड़ेंगे। आप कल्पना कीजिए, तब दीनदयाल जी मान गए होते और संसद में जाने पर कंसंट्रेट करते, तो क्या जनसंघ अखिल भारतीय बनता? तो किसी दल को अखिल भारतीय बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए लोगों को दीनदयाल जी को पढ़ना चाहिए। चाहे दीनदयाल जी को माने न माने, पर यदि आपको अखिल भारतीय काम करना है तो दीनदयाल जी उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो जैसे अखंड भारत के बारे में कोई नहीं जानता, वैसे ही अंग्रेज चले गए, राज हमारे पास आ गया, छुट्टी। तो क्या भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी उनमें केवल अंग्रेजी था क्या यहां पर? नहीं, यहां पुर्तगीज थे, यहां फ्रेंच थे। तो पांडिचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पुर्तगीज थे। हम सत्ता में आ गए तो भूल गए। पहला ही जनसंघ का अधिवेशन, दीनदयाल जी ने 15 में से 7 प्रस्ताव स्वयं लिखे और उसमें प्रस्ताव है फ्रेंच और पुर्तगीज कॉलोनी से गोवा और पांडिचेरी को मुक्त किया। ये विषय नहीं था। जैसे भारत विभाजन विषय नहीं है, जैसे कश्मीर विषय नहीं है, तो अब हम आजाद हो गए तो गोवा कहां का विषय है, पांडिचेरी कहां का विषय है? इस देश की अखंडता के मुद्दे को विषय बनाने वाला नेतृत्व यदि किसी ने दिया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। और इसलिए गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में कोई जानेगा तो वह दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानेगा। बंगाल के बेरूबाड़ी को पंडित नेहरू पाकिस्तान को दे आए, और बंगाल छोटा सा बेरूबाड़ी क्या मुद्दा है जी? दीनदयाल जी ने संपूर्ण देश में कश्मीर आंदोलन चलाया, वैसे ही बेरूबाड़ी आंदोलन चलाया, और परिणाम क्या हुआ? जिस बंगाल की विधानसभा में जनसंघ का एक भी सदस्य नहीं था, उस बंगाल की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से कहा कि बेरूबाड़ी को मुक्त कराया जाए, वह बंगाल का हिस्सा। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने, एक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से पहली बार सलाह मांगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली यह संभव है कि हम बेरूबाड़ी दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी राष्ट्रपति को, किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत की संप्रभु क्षेत्रता को दूसरे देश को दे। दीनदयाल उपाध्याय भारत की अखंडता के विषय को राजनीति में जिंदा रखने वाले। दीनदयाल जी के कंट्रीब्यूशन की बातें और बहुत हो सकती है, समय की सीमा है, लेकिन जिसकी बात की कि विकल्प दिया, तो विकल्प केवल राजनैतिक दल और राजसत्ता का नहीं, तो विकल्प दिया विचार का, जिसको हम एकात्म मानववाद कहते हैं, एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। उस एकात्म मानव दर्शन के विकास की भी एक यात्रा है। और जब पढ़ेंगे दीनदयाल जी को तो ध्यान में आएगा कि एकात्म मानव दर्शन का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका अर्थायाम किस प्रकार से हुआ। जैसे उनकी पहली 2 पुस्तकें आजादी के तत्काल बाद आई, कश्मीर और अखंड भारत क्यों, और दीनदयाल जी ने स्वयं संपादित करके डॉक्टर मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला उनके पत्र व्यवहार का प्रकाशन भी करो। उसके बाद जो पुस्तकें उनकी आई 2 पुस्तकें अर्थायाम पर, पहली है टू प्लान और दूसरी है भारतीय नीति विकास की एक दिशा। यह एकात्म मानववाद के अंतर्गत जो अर्थायाम है, अर्थनीति है, उसका परिपक्वन हो रहा। और अंततः
संघ शिक्षा वर्गों में जो उनके बौद्धिक वर्ग होते थे, 1964 में उनके शिक्षा वर्ग के बौद्धिक वर्ग एकात्म मानववाद पर हुए और 1964 में ही ग्वालियर में जनसंघ का अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग हुआ। उसमें दीनदयाल जी अध्यापक की तरह काम करते। ये जो एकात्म मानववाद पुस्तक है, ये पता है कैसे आकार में आई? इस पुस्तक का ओरिजिनल नाम है सिद्धांत और नीति। दीनदयाल जी ने पूरे फुल पेज की कॉपी बनवाई, उसके एक ओर सिद्धांत और नीति की बातें जो सोची उन्होंने लिखी, दूसरी ओर खाली छोड़ा उसको। उस कॉपी को सारे देश में भेजा, प्रति सभा के लोग वहां लेकर के आए, सबसे कहा था कि जो खाली पन्ने तो लिख करके लाइए। जो लिख करके लाए थे इसका वहां पर आकलन हुआ। उस आकलन के बाद में वो रीड्राफ्ट हुआ। 7 दिन का शिविर था। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बना, उस डॉक्यूमेंट का नाम है सिद्धांत और नीति, जो पढ़ना चाहिए। उसी में एकात्म मानववाद सिद्धांत पटना की कार्यकारिणी ने उसको स्वीकार किया और अंततः 1965 में बेंगलोर के अधिवेशन में एकात्म मानववाद पार्टी का अधिकृत प्रलेख बन गया, अधिकृत विचार बन गया। और फिर उसी वर्ष 65 में बम्बई में उनके भाषण हुए, जिनके 60 वर्ष अपन मना रहे हैं। ये वर्ष मित्रों, ये 60 वर्ष का मौका, ये आत्मानुजन का मौका है। ये पीठ थपथपाने का मौका नहीं है। सत्ता में आ गए हम लोग, सत्ता मेरा लक्ष्य नहीं था हमारा। सत्ता चाहिए। 1974 के आंदोलन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे। क्या नारा लगाते थे? राज नहीं, समाज बदलना है। समाज बदलने की राह में जो रोड़ा हो, वह राज बदलना। तो समाज बदलने का वह काम जारी होना चाहिए। और उसके लिए दीनदयाल जी ने एक काम बताया है सबके लिए, वो है लोकमत परिष्कार। दीनदयाल जी कहते हैं लोकमत ऐसा ही रहेगा और सत्ता में आके आप सब ठीक कर देंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए उनका वाक्य है, वेद वाक्य है वो, सिद्धांतहीन मतदान, सिद्धांतहीन राजनीति का जनक। दीनदयाल जी कहते हैं सिद्धांतहीन राजनेता, सिद्धांतहीन पार्टियां ये दोषी नहीं है। दोषी है सिद्धांतहीन मतदान। और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मतदाता को मतवान बनाओ। मतदाता आज मतविहीन है। मतविहीन मतदाताओं का लोकतंत्र कमजोर ही होगा, सत्ता में चाहे जो हो। और इसलिए लोकमत परिष्कार करके इस लोकतंत्र को परिष्कृत करना, इसके विविध आयामों पर दीनदयाल ने बहुत कुछ कहा है। हम सब अध्ययन करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा समय हो गया।